ठीक है, वो वैल्यू उससे भी कितनी छोटी हो जाती है, ठीक है? 1000 इंटू 1000, ठीक है? तो इतनी छोटी होती है ना कि आज तक की कोई ऐसा अ, डिवाइस ही नहीं बना कि हम इतनी छोटी एनर्जी को नाप सकें, ठीक है? लेकिन हाँ, न्यूक्लियस लेवल पे, ठीक है? ये सब देखा गया है कि 1 मिनट। हाँ, लेकिन हाँ, न्यूक्लियस लेवल पे ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हुई है कि मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सीधी-सी बात है, एटम बम या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है? वो सब किस पे बने हुए हैं? सब इसी पे बने हुए हैं। पूरा हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है, वो यही है एनर्जी का। तो ऐसा बोला गया कि वो एनर्जी और मास कैसे होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। और मास क्या होते हैं? मास इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एनर्जी। मास इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनर्जी। और दुनिया में याद रखना, पूरे यूनिवर्स में अगर पूछा जाए क्या टोटल एनर्जी कंज़र्व रहता है? तो आंसर इज़ नो। क्या टोटल मास कंज़र्व रहता है? आंसर इज़ नो। कंज़र्व क्या चीज़ रहती है? मास प्लस एनर्जी कंज़र्व रहती है, ठीक है? हो सकता है कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट कर जाए, ठीक है? लेकिन टोटल मास और एनर्जी को अगर हम लोग एड अप कर दें ना, ठीक है? तो वो हमेशा कैसा होगा? सेम होगा, ठीक है? सीधी-सी बात है, तुम्हारे पास अगर 1 केजी बर्फ है, उसमें से मान लो अगर आधा कि अगर या 400 ग्राम मेल्ट कर जाती है, तो बर्फ तो तुम्हारी कम हो गई, लेकिन वो तो पानी में बदल गया ना। अब पानी और बर्फ का मास मिला के देखोगे तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, ठीक है? इस तरह से कुछ। तो याद रखना है कि याद रखना है इस चीज़ को कि टोटल एक न जो तुमने सीखा वो क्या सीखा है? टोटल एनर्जी प्लस मास ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कंज़र्व्ड, ठीक है? उसके बाद जो मैंने तुम लोग को एग्ज़ाम्पल दिया ना अभी, ठीक है? उसी एग्ज़ाम्पल को हम लोग थोड़ा टेक्निकली पढ़ लेते हैं। क्या एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने? इलेक्ट्रॉन पॉज़िट्रॉन का ना, पेयर एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है? ठीक है? और एक टर्म होता है पेयर प्रोडक्शन। अगर हम एनिहिलेट का मतलब करें ना, तो क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर कोई फोटोन है, ठीक है? गामा फोटोन। गामा फोटोन पता है क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो हमको ज़्यादा एनर्जी वाला चाहिए होता है, ऐसे नहीं होता कि कोई भी होता तो काम हो जाता है। मान लो हमारे पास गामा फोटोन है, ठीक है? वो गामा फोटोन को हमने लिया और हेवी मेटल के न्यूक्लियस के साथ हमने कोलाइड करवाया। तो वो जो गामा फोटोन है ना, ठीक है? जो पहले फोटोन था, वो कन्वर्ट कर जाता है इलेक्ट्रॉन में और पॉज़िट्रॉन में। उसका सिंपल सा इक्वेशन ऐसा लिखा जाएगा, एच न्यू इक्वल्स टू बीटा 0 माइनस 1 प्लस बीटा 0 प्लस 1, ठीक है? दिस इज़ गामा फोटोन। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा पॉज़िट्रॉन है, ठीक है? और ये ऐसे करके आता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है? और यहाँ से ये गया अपना पॉज़िट्रॉन और यहाँ से गया अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एक चीज़ याद रखना कि जब ये ऐसा फिनोमेना हो रहा है, ठीक है? तो सब कुछ कंज़र्व रहता है, ठीक है? मतलब एनर्जी, मोमेंटम सब कुछ कंज़र्व रहता है, ठीक है? और अ, यहाँ पर न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होगा ना, तो यहाँ पर जो मोमेंटम कंज़र्वेशन है ना, ठीक है? वो यहाँ पर वैलिड नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर तुम देख भी सकते हो कि जैसे जो चार्ज जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, एक प्लस हुआ, एक माइनस हुआ। तो जो टोटल चार्ज पहले कितना 0 था, कोलिजन के बाद भी टोटल चार्ज कितना है? 0 है। चार्ज में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है?
एक देख सकते हो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो पॉजिट्रॉन ऊपर जा रहा है। तो वहाँ पर ये देखा गया है कि मास में भी जो मोमेंटम है वो भी कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। एक तुम देख सकते हो इधर इधर का ऐड हो जाएगा तो इधर के इक्वल था, ठीक है? और एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, ठीक है? तो वो भी कैसा रहेगा, वो भी क मोमेंटम ऊपर ऊपर नीचे वाला कैंसल हो जाएगा और इनिशियली वर्टिकल 0 था, बाद में भी वर्टिकली 0 है और हॉरिजॉन्टली अगर हम ऐड करते हैं तो वो इनिशियली के इक्वल आ जाता है, ठीक है? तो मोमेंटम भी कंजर्व यहाँ पे रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। और यहाँ पे एक चीज़ और क्या देखी गई है कि जो अ, पॉज़िट्रॉन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉज़िट्रॉन की एनर्जी होती है, ठीक है? वो ज़्यादा होती है। पॉज़िट्रॉन हैज़ मोर एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मतलब अगर हमने गामा फोटॉन की एनर्जी देखी मान लो 10 है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है यहाँ पे 3, तो पॉज़िट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी 7 और उसके पीछे कारण है एक्चुअली। देखो पॉज़िट्रॉन होता है पॉज़िटिव और जब वो टकराएगा ना न्यूक्लियस के साथ, तो न्यूक्लियस क्या करता है उसको मतलब जब वो बनता है, तो न्यूक्लियस उसको रिपेल करता है। रिपेल करने पे क्या होता है कि उसको वहाँ पे अट्रैक्टिव फ़ोर्स लगा उसको रिपेल करेगा तो वो उसको दूर भगाएगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। वही इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होती है पॉज़िट्रॉन क्या करता है जो न्यूक्लियस होता है उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है? खींचेगा तो उसके मोशन को रिटार्ड करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा, तो उसकी एनर्जी कम होगी ना, ठीक है? लेकिन हाँ, टोटल एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा कैसी रहती है? कंज़र्व रहती है, ठीक है? ऐसा। अब यहाँ पर इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? अभी हम लोग पहले थोड़ा-सा पहले पेयर एनिहिलेशन कोई अच्छे से पढ़ते हैं। 1 मिनट। ये मेरा है, ये पेयर प्रोडक्शन है ये बन रहा है ना यहाँ पे? ये पेयर प्रोडक्शन है। बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस करना। यहाँ पे 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या ये 2 पार्टिकल्स का एक्चुअली क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना कि अ, अगर हमने गामा फोटॉन के बदले मान लो फोटो तो बहुत तरह के होते हैं। हमने मान लो अगर लाइट ले लिया, रेड कलर की लाइट का हमने ले लिया, तो अगर हमने मान लो उसको हमने किसी हेवी मेटल से कोलाइड करवाया, ठीक है? लाइट की बल्ब से निकलती है लाइट को, तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉज़िट्रॉन बनेंगे? आंसर इज़ नो। इलेक्ट्रॉन पॉज़िट्रॉन बनने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो हम फोटॉन ले रहे हैं उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। क्यों ऐसा है देखो? सीधी-सी बात है कि अगर मान लो मैंने देखा यहाँ पर अ, रेस्ट मास देखा मैंने अगर इलेक्ट्रॉन का, तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये आ जाता है मेरा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 ठीक है, इंटू अ, सी का स्क्वायर या रेस्ट मास ही बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ फोटोन। एनर्जी एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 इंटू सी का स्क्वायर, सी इंटू 10 रेज़ टू 8 ठीक है? ये एनर्जी इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। इसको निकाला गया अगर तो सब पूरा कैलकुलेशन के बाद देखा गया 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो है ना ये जूल में ही है, ठीक है? और तुमको आना चाहिए कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है? ये कन्वर्शन सबको पता होना चाहिए और ये एकदम बेसिक चीज़ें जो सबको आनी चाहिए, इतना जूल कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर हमको मेगा देखना है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट उ उधर 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 मल्टीप्लाई कर दो 10⁻6 के साथ, ठीक है? क्लियर? ठीक है? तो ये इतना हो गया हमारा, तो यहाँ पे जूल इतना अगर आएगा, तो हमने यहाँ पे क्या जहाँ जैसे 1 जूल है, इसको ले देंगे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये नंबर लिख देंगे, ठीक है? तो इतना, ये इलेक्ट्रॉन का इतना इक्विवेलेंट एनर्जी होता है। अभी सीधी-सी बात है अगर तुमको एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ पॉज़िट्रॉन निकालना है ना अगर, ठीक है? तो उसका भी मास तो सेम ही होता है, ठीक है? अ, और क्या कहते हैं सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? उसको भी इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है?
और वहां पे भी निकालोगे ना तो यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझो इस चीज को कि तुमको एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक, एक, तुमको एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, याद रखना। या तुम ऐसा बोल दो कि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा तो हमको इतनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए या तोड़ने के लिए हमको इतनी एनर्जी, बनाने के लिए हमको इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हमने अगर डिस्ट्रॉय किया तो हमको इतनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, कुछ भी बोला। अब सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए अगर मेरे को 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए तो एक पॉजिट्रॉन ही बन रहा है, और दोनों की टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब ये जो एनर्जी जो मुझे चाहिए दोनों को बनाने के लिए, वो कहां से आएगी, इसके पास से आएगी। तो इसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, इसके पास एनर्जी होनी चाहिए, फोटोन के पास इट शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझना इस चीज को, फोटोन के पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी कंपल्सरली होनी चाहिए, तभी हमको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल सकते, ठीक है। अगर इससे कम एनर्जी हुई, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, मान लो हमने 1.02 नहीं देके हमने उसे एनर्जी कम दे दी, तो कम देने पे क्या होगा, वहां पर ये कभी भी वो न्यूक्लियर नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। उस सिचुएशन में हो सकता है वो आगे बढ़ते बढ़ते कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी, वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। या नहीं तो वहां पर क्रॉम्पटन इफेक्ट हो सकता है। एक्चुअली क्रॉम्पटन इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रॉम्पटन इफेक्ट में ऐसा होता है कि वो जो बनता है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा और वहां पे कोई नया क्या कहते हैं फोटोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मान लो 100 एनर्जी वाला फोटोन है जो कि हमने भेजा, वहां पे 60 एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेके कहीं ऊपर चला गया, और 40 एनर्जी वाला जो है वो बच जाएगा, 40 एनर्जी वाला फोटोन क्रिएट हो जाएगा। मतलब एनर्जी अलग, उसके उस फोटोन की एनर्जी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी, तो कलर कुछ अलग हो जाएगा लाइट का, ठीक है, अगर विजिबल है तो, ठीक है। लेकिन अगर इससे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी होती है, तो बात समझ के चलनी है हमको कि वहां पे पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, वहां पे या तो क्रॉम्पटन, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, नहीं तो वहां पे क्रॉम्पटन इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर हमने 1.02 से ज्यादा एनर्जी दे दी, ठीक है, तो क्या होगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देने पे हमारा पेयर प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो बचे हुए एनर्जी है, ठीक है, वो हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करे, ठीक है, क्रॉम्पटन इफेक्ट करे, कुछ और करे, ठीक है। लेकिन इतना 1.02 तो कम से कम चाहिए चाहिए वो हमको तोड़ने के लिए, सॉरी, पेयर प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड लिख लेना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है ना, इसको सबको नोट कर लो। ठीक है ना, आगे बढ़ते लोग। अब ये हमारा हो गया पूरा पेयर प्रोडक्शन की कहानी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे जाकर के पेयर एनिलेशन, उल्टा हो गई है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक पॉजिट्रॉन है, ठीक
ठीक है, अट्रैक्ट हुए एक दूसरे की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने कैसे बोला था कि दो पत्थर को फेंको एक दूसरे की तरफ, टकराएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस पे, एनर्जी में। अब जब ये प्रोसेस होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वो टकराएंगे ना, वैसे क्या होगा, यहाँ पे फोटोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें जो एनर्जी है ना वो किस पे कन्वर्ट कर गई, एनर्जी कन्वर्ट करके किस पे, यहाँ पे फोटोन्स, ठीक है। यहाँ पे हमको ये देखने के लिए मिल रहा है। और समझना यहाँ पे एक चीज को, कि जब ये टकराते हैं ना, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा, दोनों अपोजिट, देखो ये तो बात तो पक्की है कि दोनों टकराएंगे तो दोनों ट्रेवल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब टकराएंगे ना, तो इसके बाद जो फोटोन्स जो क्रिएट होंगे ना, दो फोटोन क्रिएट होगा, एक फोटोन कभी नहीं होगा। कि अगर एक फोटोन हो जाएगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, इसका रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना। क्लियर, मास सेम है, ठीक है, तो रिजल्टेंट इसका एम, इसका भी एम, अपोजिट में आ रहे हैं। इसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, इसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कि अपोजिट डायरेक्शन, तो याद रखना कि पेयर एनिलेशन में जब भी फोटॉन्स बनते हैं ना, तो वो हमेशा कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और इसका इक्वेशन लिख लेना कॉपी में, बीटा जीरो एच म्यू प्लस एच, ठीक है। ये गामा फोटोन दो दो फोटोन बनते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से इतना कंप्लीट कर लेना, कल हम लोग एक क्लास और लेंगे, ठीक है, उससे चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है। और एक 10 दिन चाहिए होंगे मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। चलो मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ, बाय। और